हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है, जिससे कि जब भी इस वीडियो को देख करके आप परीक्षा में जाएँ तो इस टॉपिक से आपकी कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत न होने पाए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कार्ल मार्क्स पार्ट 1 का वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कार्ल मार्क्स पार्ट 2 का वीडियो आएगा। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे जाते हैं या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन समस्त क्वेश्चनों को दोनों पार्टों में संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि दोनों पार्ट आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, अथवा समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स, चाहे समाजवाद का जन्मदाता पूछे या समाजवाद का पिता पूछे या समाजवाद को किसने जो है वैज्ञानिक आधार दिया ये पूछे या समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई ये पूछे, सबका उत्तर एक ही होगा। विकल्प दिया है कि लेनिन, मार्क्स, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स। फ्रेंड्स, मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है, समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, समाजवाद की संकल्पना को क्रमबद्ध रूप से विकसित करने वाला कहा जाता है। क्वेश्चन किसी रूप में पूछे उत्तर जो है मार्क्स ही होगा। मार्क्स के पूर्व भी अनेक विचारक थे, जैसे सेंट साइमन हुए, चार्ल्स फोरियर हुए, लुई ब्लांक हुए, रॉबर्ट ओवन हुए। इन लोगों ने समाजवाद के विचार व्यक्त किए, लेकिन इन्होंने सामाजिक विषमता की तो बात की, धन के न्यायोचित वितरण की बात की, लेकिन सामाजिक विषमता कैसे दूर होगी, धन का न्यायोचित वितरण कैसे होगा, इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी। इसीलिए इनके विषय में पेपर ने लिखा था कि उन्होंने सुंदर गुलाब की फूलों की तो कल्पना कर ली, लेकिन गुलाब के पौधों को तैयार करने के लिए धरती नहीं तैयार की। इसीलिए मार्क्स जो है इन लोगों को स्वप्नलोकी समाजवादी कहता है, कल्पनालोकी समाजवादी कहता है। मार्क्स का जो समाजवाद है वो काल्पनिक विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि विधिवत रूप से प्रतिपादित एक दर्शन है। उसने क्रमबद्ध तरीके से समाज में जो आर्थिक विषमता है उसका प्रतिपादन किया और किस तरह से न्यायपूर्ण समानता पर आधारित समाज स्थापित होगा इसके बारे में भी उसने बताया। इसीलिए मार्क्स के दर्शन को जो है, मार्क्स के सिद्धांत को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। इसीलिए मार्क्स को जो है हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहते हैं, क्योंकि उसने समाजवाद को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, समाजवाद सिद्धांत को एक विधिवत वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता हम किसको मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि निम्न में से विचारकों में से कौन सा युग में वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? चार्ल्स फोरियर और सेंट साइमन का, सिडनी में बेब और बेट्रियस बेब का, मार्क्स तथा एंजल्स का और टाउनी और विलियम एवरेस्टीन का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मार्क्स तथा एंजल्स। फ्रेंड्स, मार्क्स और एंजल्स दोनों गहरे मित्र थे। एंजल्स जो है वो ब्रिटेन के थे, उद्योगपति थे और इनसे मार्क्स की मित्रता थी और इन दोनों ने मिलकर के जो समाजवादियों का जो धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ग्रंथ की रचना जो है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर की। इन दोनों का नाम जो है वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में आता है। अगर एक व्यक्ति पूछे कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में किसे माना जाता है तो मार्क्स माना जाता है, और अगर दो युग में पूछे यानी जोड़ा नाम पूछे तो मार्क्स और एंजल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी, मार्क्स और एंजल्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था, अथवा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जापान में, इटली में या फ्रांस में? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी के ट्रीब नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जर्मनी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, यानी वहाँ पर स्थान पूछे थे, राज्य पूछे थे और यहाँ पर सन पूछ रहे हैं। 1819 ईस्वी में
1719 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए 1819 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 1819 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है वो 1883 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए 1819 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का परिणाम या उपकरण मानता है। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, यह कथन किसका है। तो देखिए फ्रेंड तीनों क्वेश्चन जो है एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, इसी को केवल घुमा के पूछा गया है। तो आप देखिए वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स का क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उसी में तीनों प्रश्न के उत्तर जो हैं वो समाहित हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत फ्रेंड्स ये कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि समाज में हमेशा से ही दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग वो है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, दूसरा वर्ग वो है जो उत्पादन के साधनों से वंचित है। जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है उसको हम धनिक वर्ग कह सकते हैं, जमींदार वर्ग कह सकते हैं, उसको हम पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं। और जो इससे वंचित है उसको हम चाहे मजदूर वर्ग कहें, श्रमिक वर्ग कहें, दास वर्ग कहें। मार्क्स का मानना है कि ये समाज जो है वो धनिकों और निर्धनों इस प्रकार से दो वर्गों में बटा हुआ है। दोनों के हित जो है परस्पर विरोधी हैं, जिसके कारण उनमें संघर्ष होता है। विरोधी का मतलब है कि पूंजीपति वर्ग जो चाहता है कि वो कम से कम मजदूरी देकर के अधिक से अधिक काम करे और मजदूर वर्ग चाहता है कि उसको अधिक से अधिक मजदूरी मिले। इस प्रकार से हितों में विरोध होने के कारण दोनों में संघर्ष होता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। मार्क्स कहता है कि इसी वर्ग संघर्ष बढ़ते बढ़ते एक अवस्था पूंजीवाद में ऐसी आएगी कि श्रमिक वर्ग जो है एकजुट होकर के पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कर देगा, अब पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा और अपनी सत्ता स्थापित करेगा, जिसको मार्क्स ने श्रमिक वर्ग की अधिनायकत्व की अवस्था कहा। उसने कहा कि यह अवस्था थोड़े समय तक रहेगी, थोड़े समय के बाद ये अवस्था भी खत्म हो जाएगी और साम्यवादी अवस्था आएगी। साम्यवादी अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना तो राज्य रहेगा न तो वर्ग रहेगा। इसी के आधार पर जो है इन प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है जिसे कि राज्य को वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का परिणाम तथा उपकरण कौन मानता है। तो देखिए फ्रेंड्स राज्य को वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का परिणाम, मार्क्स ने कहा कि जब विभिन्न वर्गों में संघर्ष होने लगा, धनिकों और निर्धनों में संघर्ष होने लगा, तो धनिकों को लगा कि उनकी संख्या थोड़ी है और निर्धनों की संख्या ज़्यादा है। तो धनिकों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राज्य की एक संस्था बना दी, राज्य संस्था की उत्पत्ति की। यानी राज्य क्या था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य जो है वो धनिकों के संपत्ति की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया था। ये धनिकों की संस्था है, एक वर्ग की संस्था है और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यानी कि अगर वर्गों में संघर्ष हो रहा था तो धनिकों को अपनी संपत्ति की असुरक्षा महसूस हुई, क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी थी समाज में और निर्धनों की संख्या ज़्यादा थी। तो निर्धनों से अपने आप को बचाने के लिए कहीं वो हमको लूटपाट न ले, इसलिए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति की गई। तो राज्य जो है वो वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का परिणाम था। इसीलिए वो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और ये कहता है कि राज्य जो है एक वर्ग की संस्था है। ये मार्क्स का मानना है कि राज्य जो है वो धनिकों की संस्था है। इसकी स्थापना धनिक वर्ग ने बड़ी सोच समझ के की ताकि जो है अपने शोषण को वैधानिक बनाया जा सके। राज्य जो है वो धनिक वर्ग के शोषण में उसकी सहायता करता है। यह केवल धनिक वर्ग की संस्था है, निर्धनों की संस्था नहीं है। इसीलिए वह राज्य को एक वर्गीय संस्था कहता है। यानी एक वर्गीय संस्था मतलब एक वर्ग की संस्था है। ये कार्ल मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट है और ये कौन मानता है, किसका कथन है, ये मार्क्स का कथन है। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया कि समाज में दो वर्ग हैं, दोनों में संघर्ष होते रहते हैं, ये कार्ल मार्क्स का है। और राज्य जो है वर्ग शासन या वर्ग संघर्ष का परिणाम है, ये भी कार्ल मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सबका जो है कार्ल मार्क्स की हो जाएगा ए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मार्क्स जो है सही होगा। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे, अगर आप बेस को समझ रहे हैं तो आप इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया। वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में, नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। ये जो फ्रेंड्स नाम दिए गए हैं पैट्रिशियन, प्लेबियन, गिल्ड मास्टर, जर्नीमैन, ये सब जो है जर्मन भाषा के शब्द हैं। एक तरह से जर्मनी समाज में जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ था, पैट्रिशियन और प्लेबियन। प्लेबियन में आप समझ लिए मजदूर वर्ग आते थे जो निर्धन वर्ग थे, अब पैट्रिशियन में जो है धनी वर्ग आते थे।
तो इन शब्दों का जो प्रयोग किया है उसने, पैट्रिशियन, प्लेबियन, गिल्ड मास्टर और जर्नीमैन, इसका उल्लेख उसने समाज में वर्ग संघर्ष को दर्शाने के लिए किया है कि समाज में दो वर्ग हैं और दोनों के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए वर्ग संघर्ष के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? मार्क्स ने, लेनिन ने, एंजल्स ने, उपयुक्त सभी ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, वर्ग सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स का है, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थक लेनिन भी हैं, इस सिद्धांत के समर्थक एंजल्स भी हैं। ये दोनों भी मार्क्सवादी विचारक हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया, ये नहीं किया कि वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन पूछता तो मार्क्स उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ वर्ग सिद्धांत का समर्थन पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मार्क्स, लेनिन, एंजल्स तीनों इसका समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, अथवा अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? मार्क्स का है, स्टालिन का है, लेनिन का है या माओ का है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए मार्क्स। मार्क्स का मानना है कि जो अब तक इतिहास की प्रगति हुई है उस इतिहास की प्रगति जो है विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष का परिणाम है। और विभिन्न वर्ग इसने किसने कहा? विभिन्न वर्ग उसने समाज के दो ही वर्ग को माना है, एक धनी वर्ग, एक निर्धन वर्ग। समाज की अवस्था के अनुसार इनके नाम चाहे जो भी हों, चाहे इनको कभी जमींदार कहा जाए, कभी मालिक से कहा जाए, कभी पूंजीपति कहा जाए। निर्धनों को कभी सेवक कहा जाता था, कभी दास कहा जाता था, कभी जो है श्रमिक कहा जाता था, कभी मजदूर कहा जाता था। तो नाम चाहे जो हो, लेकिन उसने बताया कि इतिहास जो है ये विभिन्न वर्गों का, इन दो वर्गों के बीच का संघर्ष है। तो यही मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का सार है कि इतिहास जो है वो वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम है। तो अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स मानते हैं। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, चाहे इसको पूछे चाहे इसको पूछे, बात वही कह रहा है। तो ये मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि मार्क्स का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई। बी, राज्य का आधार शक्ति है, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और शुभ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो मार्क्स का स्टेटमेंट है वो ये है कि राज्य जो है की उत्पत्ति जो है वर्ग की उत्पत्ति के साथ हुई। मार्क्स ने जो फ्रेंड्स इतिहास का जो आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत इसका आप पढ़ेंगे एक, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें उसने बताया कि इतिहास जो है वो किसी व्यक्ति के कार्यों का परिणाम नहीं है, या इतिहास बनाने में विशेष व्यक्तियों का ही योगदान नहीं है। वो मानता है कि इतिहास की सभी घटनाएं जो हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। इसी को फ्रेंड्स मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को आर्थिक नियतवाद कहते हैं। आर्थिक नियतवाद का मतलब इतिहास जो है वो आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होती है, न कि नैतिकता या धर्म से। मार्क्स ने अपनी इसी आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक के और भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं फ्रेंड्स। इसमें से 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है और 2 अवस्थाएं आनी बाकी हैं। उसने 6 अवस्था बताया। पहला बताया कि आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरा दास अवस्था, तीसरा सामंतवादी अवस्था, चौथा पूंजीवादी अवस्था, 5वां श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था और 6वां साम्यवादी अवस्था। थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। उसने बताया कि पहले जो समाज जो है वो आदिम साम्यवादी अवस्था था। आदिम साम्यवादी मतलब कि ऐसा समाज था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी का अधिकार नहीं था, यानी सब लोग समाज में ऐसे खुले घूमते थे, न किसी कोई घर था, न कोई संपत्ति, से संपत्ति का भाव ही समाज में नहीं था, सब चीज़ सबकी थी। तो इसे उसने कहा साम्यवादी अवस्था था, आदिम साम्यवादी कहा। जब कोई सब चीज़ सबकी थी तो कोई ना तो किसी का शोषण करने की स्थिति में था और ना ही कोई शोषक बनने की स्थिति में। तो इसीलिए इसको, इस अवस्था को वो साम्यवाद कहता है। साम्यवाद मार्क्सवादी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समाज में कोई वर्ग ना हो, कोई किसी का शोषण ना करता हो। उसके बाद आगे चलकर संपत्ति का विचार आया। लोगों ने संपत्ति को अर्जन करना शुरू किया, भूमि को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, भूमि को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। जो शक्तिशाली थे ज़्यादा भूमि को उन्होंने ले लिया, जो नहीं ले पाए उनको दास बना लिया गया और उससे उनको खेती कराई जाती थी। तो ये अवस्था दास अवस्था शुरू हो गई, यानी एक वर्ग जो था जिसका उत्पादन के साधन भूमि पर कब्जा था वो मालिक हो गया,
जो उससे वंचित था वो दास हो गया। आगे चल कर के उत्पादन की प्रणाली बदली। उत्पादन की प्रणाली बदलने पर धीरे धीरे खेती करने के तरीके बदले, लोहे का आविष्कार हुआ, वो हल हुआ से जो है खेती होने लगी, अच्छे अच्छे बीज आ गए। और उत्पादन के जब तरीका बदला तो अवस्था भी बदली। अब जो है दास अवस्था हो खत्म होकर अब सामंतवादी अवस्था आ गई। बड़े बड़े जमींदार अस्तित्व में आ गए, बड़ी बड़ी पूरे गांव की ज़मीनों पर उनका कब्जा हो गया। और जो गांव के कृषक थे, जो भूमिहीन थे, वो उनकी ज़मीनों पर काम करने के लिए बाध्य हो गए। आगे चल कर के बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, उत्पादन के साधन फिर बदले, बड़ी बड़ी मशीनें से उत्पादन होने लगा। तो वो अवस्था पूंजीवादी अवस्था हो गई। पूंजीवादी अवस्था में समाज में जो है पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आया और दूसरा जो है मजदूर वर्ग अस्तित्व में आया। और इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा अपने हितों को लेकर के। और अंत में मार्क्स ने कहा कि एक अवस्था ऐसा आएगा जब जो है मजदूर जो है वो पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे और अब सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। तो यह अवस्था उसने कहा कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था होगी, क्योंकि श्रमिक वर्ग शासन पर कब्जा लेगा और राज्य समाप्त नहीं करेगा, बल्कि राज्य की शक्तियों का प्रयोग वो धनिकों को समाप्त करने में, पूंजीपतियों को समाप्त करने में करेगा। उनकी संपत्ति को छीन करके राज्य में मिलाने का प्रयास करेगा, उनको समूल नष्ट करेगा। और जब वो समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे तो समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, सारे वर्ग समाप्त कर दिया जाएंगे, तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। और तब जो अवस्था आएगी वह अवस्था होगी साम्यवादी अवस्था। यानी साम्यवादी अवस्था ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही कोई राज्य होगी। तो इस तरह से मार्क्स ने कुल 6 अवस्थाओं की कल्पना की है। तो फ्रेंड्स, मार्क्स का बताना है, मानना ये है कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई होगी। तो उसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई जब वर्ग समाज में आए। यानी कि आदिम साम्यवादी अवस्था में राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई वर्ग ही नहीं था। राज्य की उत्पत्ति दास अवस्था से शुरू हुई, जब समाज में वर्ग आए और एक वर्ग के पास संपत्ति थी, दूसरे के पास संपत्ति नहीं थी। तो जिसके पास संपत्ति थी उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या कम थी, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए उन लोगों ने राज्य की नामक संस्था को बनाई। तो राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई, यह मार्क्स का मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9th का ए सही हो जाएगा। राज्य का आधार शक्ति है, ये शक्तिवादी मानते हैं, जैसे ट्रिटेस्के हुए ये लोग मानते हैं। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये ग्रीन का मानना है। और राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, शुभ जीवन के लिए बना है, ये अरस्तु का मानना है, अरस्तु का विचार है। तो मार्क्स का विचार क्या है फ्रेंड्स? तो राज्य की उत्पत्ति वर्गों के साथ हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि मार्क्सवादी मानते हैं कि पूरे समाज का राज्य प्रतिनिधित्व करता है, राज्य एक सत्ता पद्धति है, राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, किसका है? तो वो कार्ल मार्क्स का था, ऊपर आपने देखा। तो वही ये नीचे लिखा है कि राज्य एक वर्ग संरचना है, यही उत्तर सही होगा। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है। एक वर्ग संरचना मतलब एक वर्ग की संस्था है। किस वर्ग की है? पूंजीपति वर्ग की संस्था है। और ये पूंजीपतियों के हित में ही कार्य करती है। जो निर्धन हैं, असहाय हैं, उनका शोषण करने का कार्य करती है। यानी एक तरह से राज्य को ये पूंजीपतियों के शोषण का हथियार मानते हैं। ठीक है, तो राज्य एक वर्ग संरचना है, ये मार्क्सवादी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के ऐसे समूह से है जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक जैसा व्यवसाय है, जो एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त हैं, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा डी, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। मार्क्स मानता है कि वर्ग जो है ऐसे लोगों का समुदाय है जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। यानी उस समाज में 2 ही वर्ग मानता है। जो धनवान है उनकी एक वर्ग है, उनकी आर्थिक व्यवस्था एक है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। और जो निर्धन है, जो उत्पादन के साधनों से वंचित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एक समान है। तो जिनकी आर्थिक स्थिति एक समान है वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो मार्क्स वही बताते हैं कि जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है उसी को वो वर्ग मानते हैं। चाहे वो धनी हो तो धनिक वर्ग में चला जाएगा, निर्धन है तो निर्धन वर्ग में चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई है जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया। आदिमकालीन समाज से ही, राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति के बाद, औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जब मनुष्यों ने व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया।
मार्क्स ने पहली अवस्था को क्या बताया था? आदिम साम्यवादी अवस्था। और आदिम साम्यवादी अवस्था में सब चीज़ें सबकी थी, इसलिए वहाँ पर राज्य की कोई बात ही नहीं थी, वर्ग का कोई भेद ही नहीं था। वर्ग का भेद तब हुआ जब व्यक्ति जो है संपत्ति संचय किया, यानी दास अवस्था से। जब मनुष्यों ने संपत्ति को, जमीन को, उस समय तो जमीन ही संपत्ति मानी जाती थी, भूमि ही उत्पादन का साधन था, तो भूमि को कब्जे में कर व्यवस्थित खेती करना शुरू किया। जो शक्तिशाली थे वो अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया और लोगों को दास बना लिए। तो जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना, खेती करना शुरू किया, यहीं से वर्ग उत्पत्ति हुआ। एक वर्ग वो जिसका उत्पादन के साधन यानी भूमि पर अधिकार था, वो धनिक वर्ग कहलाया, यानी उस अवस्था में वो स्वामी वर्ग कहलाया। और जो इनसे वंचित था वो दास हो गया। तो वर्ग भेद की उत्पत्ति कब हुई? जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना था, खेती करना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स के द्वारा राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, शक्ति द्वारा निर्मित किया गया, शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया, समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक ही प्रश्न है, दो जगह दिया था, दो परीक्षाओं में पूछा गया था, इसके विकल्प केवल चेंज कर दिए गए थे। अब इसी प्रश्न का एक जगह विकल्प ये था कि राज्य समझौते की उपज है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, राज्य एक स्वाभाविक विकास का परिणाम है, या राज्य एक दूसरे वर्ग द्वारा शोषण का यंत्र है। प्रश्न वही है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। तो फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया, और यहाँ हो जाएगा राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का एक यंत्र है। राज्य को मार्क्सवादी जो है वो शोषण का यंत्र मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है धनिक वर्ग ने किया है, वो धनिकों की संस्था है, और इस संस्था के माध्यम से धनिक वर्ग जो है वो निर्धनों का शोषण करता है। तो राज्य को शोषण की संस्था मानते हैं, शोषण का एक यंत्र मानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दोनों विकल्पों में जो कॉमन चीज़ है ये है। तो चाहे विकल्प आपका ये वाला उठाकर दे दे, चाहे ये वाला दे दे, आप शोषण को ध्यान रखना कि राज्य को जो है एक शोषण का हथियार माना गया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ राज्य से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको अगर बेस याद रहेगा, बेस मैंने जो बताया आपको समझाया, अगर वो आप समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाएं आप उसको सही कर देंगे। इसीलिए सारे राज्य से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को मैंने एक जगह संकलित कर दिया, ताकि आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से एक ही चीज़ को किसी तरह से घुमा घुमा करके अलग अलग क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? शोषण की संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया, ये भी सही है अगर ये विकल्प देगा। और अगर ये वाला विकल्प देगा तो राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी और दूसरे वाले विकल्प में डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? मार्क्सवादियों से, व्यक्तिवादियों से, अराजकतावादियों से, फांसीवादियों से? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया कि राज्य क्या है? शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति, यानी कि राज्य को शोषक वर्ग कौन है? जो धनिक वर्ग है, वो शोषण कर रहा है। किसका कर रहा है? निर्धन वर्ग का। तो राज्य को इसी शोषक वर्ग यानी धनिक वर्ग की कार्यकारिणी समिति मानते हैं। कौन मानता है? मार्क्सवादी मानते हैं, ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि किसने सरकार को राज्य में शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा? अथवा इसी क्वेश्चन को ये इस तरह से पूछते हैं कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किस विचारक का है? चाहे यह पूछे फ्रेंड्स कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किस विचारक का है, तब भी उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और चाहे यह पूछे कि सरकार को राज्य में शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति किसने कहा, तब भी कार्ल मार्क्स उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने चर्चा किया कि राज्य को क्या मानते हैं? शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति, यानी राज्य जो है वो शोषक वर्ग के हित के लिए अस्तित्व में आया है। यह जो है मजदूरों के, असहायों के, निर्बलों के शोषण में धनिकों की सहायता करता है। तो ये शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति इसको कहा गया। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। किसने कहा? मार्क्सवादियों ने कहा। और यह स्टेटमेंट भी मार्क्स का बहुत पूछा हुआ है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो ये स्टेटमेंट पूछे तब भी मार्क्स, या राज्य को शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति किसने कहा यह पूछे तब भी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स
कि राज दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। यह किसका मत है? अराजकतावादियों का, आदर्शवादियों का, उपयोगितावादियों का या मार्क्सवादियों का? तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, मार्क्सवादियों का। फ्रेंड्स, राज दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। आपने देखिए क्वेश्चन वही है, इसी को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। राज्य कह रहे हैं कि क्या है कि दरिद्र व्यक्ति का यानी निर्धन वर्ग का शोषण करने के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, यानी धनवान लोगों ने जानबूझकर अपने षड्यंत्र के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की ताकि जो है निर्धनों का शोषण को वैधानिक बनाया जा सके। जब वैधानिक होगा, निर्धनों का शोषण जो है कानून के अंतर्गत किया जाएगा, तो वो उनका विरोध नहीं हो पाएगा और राज्य जो है अपने संसाधनों के माध्यम से धनिकों की रक्षा करेगा। तो राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, ये मार्क्सवादियों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि राज्य को शोषण का साधन मानते हैं कौन? मार्क्सवादी मानते हैं, कार्ल मार्क्स मानते हैं। तो ये जो है राज्य एक शोषण का साधन है, कार्ल मार्क्स का है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादी मानते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये जो है आदर्शवादी और खासकर ये हीगल का स्टेटमेंट है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ये समाजवादी मानते हैं। कार्ल मार्क्स का क्या है? राज्य शोषण का एक साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के अनुसार राज्य का गठन हुआ गरीबी को दूर करने के लिए, शोषण को दूर करने के लिए, शोषण को वैधानिक बनाने के लिए, लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शोषण को वैधानिक बनाने के लिए। शोषण को दूर करने के लिए राज्य की उत्पत्ति नहीं हुआ। मार्क्स का मानना है कि राज्य जो है वो शोषण करने वालों की सहायता करता है, न कि शोषितों की सहायता करता है। शोषण को वैधानिक बनाने के लिए कि जो पूंजीपति गरीबों का शोषण कर रहे हैं, इस शोषण को कानूनी रूप देने के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई, जिससे कि उनके खिलाफ विरोध ना हो पाए। और अगर विरोध होता है तो राज्य उनकी रक्षा करेगा। तो शोषण को वैधानिक बनाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। ये मार्क्स का मानना है। राज्य के गठन क्यों हुआ? शोषण को वैधानिक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का मानना है कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग के द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। राज्य एक ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सनह सनह विकसित संस्था है। राज्य दैवी शक्ति का वरदान है। राज्य व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई एक संस्था है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। ये क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकता है, आप उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन वही है, उसको कई तरीके से बनाया हुआ है। आप बेस को पकड़े रहिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि राज्य जो है संपत्तिशाली वर्ग की संस्था है और ये संपत्तिशाली वर्ग के हित रक्षण के लिए बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? पूंजीवाद, सामंतवाद, शोषण या असमाधेय वर्ग संघर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उत्तर हो जाएगा असमाधेय वर्ग संघर्ष। फ्रेंड्स, मार्क्स का मानना था कि राज्य का गठन जो है वो शोषण के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ दो विकल्प दिया है, शोषण और असमाधेय वर्ग संघर्ष। तो असमाधेय वर्ग संघर्ष क्या है कि यानी वर्ग संघर्ष को रोकना जो है लगभग नामुमकिन हो गया, वर्ग संघर्ष का समाधान नामुमकिन हो गया, तब राज्य का गठन किया गया। तो इन दोनों विकल्पों में से फ्रेंड्स डी, अगर दो शोषण और असमाधेय वर्ग संघर्ष है तो आपका बेस्ट उत्तर असमाधेय वर्ग संघर्ष होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। मार्क्स ने कहा, आप इंजन से पढ़ोगे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब वर्गों की उत्पत्ति हुई तो उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, उनके हितों के टकराव के कारण, और इस संघर्ष को जब रोकना असंभव हो गया तब जो है पूंजीपति वर्ग ने, जो धनिक वर्ग था, उसने सोचा, क्योंकि उसकी संख्या कम थी, वो जो है मजदूरों की संख्या या निर्धनों की संख्या ज़्यादा थी समाज में, तो निर्धनों से मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं था। तो जब वर्ग संघर्ष को रोकना संभव हो गया तब जो है पूंजीपति वर्ग ने राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति की कि भाई सब लोग इसका आदेश का पालन करेंगे,
और इसके द्वारा जो है उसने वर्ग संघर्ष को दबाने का प्रयास किया, यानी कि जो विरोध कर रहे थे, जो शोषित थे, उन्हीं को दबाने का प्रयास किया गया और शोषक वर्ग की यानी पूंजीपति वर्ग की राज्य ने शोषण करने में सहायता की। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य का गठन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वर्ग संघर्ष को दबाना असंभव हो गया, असमाधेय, यानी उसको समाधान नहीं निकाला जा सका। अगर वर्ग संघर्ष को दबाया जा सकता, वर्गों में संघर्ष मिट जाती, तो राज्य की उत्पत्ति ही ना होती। तो राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि वर्गों में संघर्ष बना हुआ था और निर्धन वर्ग धनी वर्ग को लूट ना ले, उसको समाप्त न कर दे, इसलिए धनिक वर्ग ने षड्यंत्र के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही होगा। इतना ध्यान रखना कि अगर शोषण दिया है, अगर असमाधेय वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो शोषण उत्तर सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर शोषण और असमाधेय दोनों दिया गया है तो आप ये समझिए कि शोषण को मत मारिएगा, असमाधेय वर्ग संघर्ष सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानिकता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है, यह किसका विचार है? मार्क्स का, बकुनिन का, लेनिन का या स्टालिन का? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स। अभी आपने ऊपर वाला जो देखा कि राज्य की उत्पत्ति का गठन का जो है वो आसन्न कारण क्या था, तो आपने क्या देखा कि असमाधेय वर्ग संघर्ष। अब उसी चीज को यहाँ दिया गया है स्टेटमेंट के रूप में, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट कि राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानिकता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। यानी कि इस स्टेटमेंट को यदि आपको याद है तो ये उत्तर आपका अपने आप समझ में आ गया। मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य वर्गीय विरोधाभास यानी एक वर्ग जो वर्गों में विरोध था, जो वर्गों में संघर्ष चल रहा था, इसकी असमाधानिकता का परिणाम है, यानी इसका समाधान नहीं किया गया, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो उसी बात को यहाँ प्रश्न के रूप में लिख दिया गया कि राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? असमाधेय वर्ग संघर्ष, जिस वर्ड का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने अपने स्टेटमेंट में किया यहाँ पर। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका अपने आप हो गया। तो वही स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए कार्ल मार्क्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है आदर्शवाद में, नैतिकता आचार संबंधी विकास में, धार्मिक विचारों एवं संस्थाओं के विकास में, जीवन की भौतिक दशाओं में। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, जीवन की भौतिक दशाओं में। मार्क्स जो है राज्य की उत्पत्ति को जीवन की भौतिक दशाओं में देखता है। अब इसको समझिए आप, मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। द्वंद्ववाद पद्धति जो है वो हीगल की पद्धति है, लेकिन इस पद्धति को मार्क्स ने हीगल से लिया और उसमें संशोधन करके उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल का है, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्स का है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार है। नाम से ही स्पष्ट है, भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि राज्य का जो विकास हुआ है वो मार्क्स मानते हैं कि उसमें भौतिक तत्वों का या आर्थिक क्रियाओं का योगदान है। मार्क्स का विचार जो है वो हीगल के विचार से भिन्न है। हीगल का जो द्वंद्ववाद है और मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है, दोनों में अंतर है। हीगल जो है वो अपने द्वंद्वात्मक में विचारों को महत्व देते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो भौतिक तत्वों या आर्थिक क्रियाओं को महत्व देते हैं और इसी में राज्य की उत्पत्ति को खोजते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है जीवन की भौतिक दशाओं में हुई है। यानी कि जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे जो है समाज में वर्गों का निर्माण होता चला गया और जब वर्ग उत्पन्न हुए तो वर्गों के में जो धनिक वर्ग थे उनकी रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो मार्क्स ने जो है राज्य की उत्पत्ति को कैसे खोजा? जीवन की भौतिक दशाओं में खोजा। ठीक है, चाहे जीवन की भौतिक दशा लिखे या चाहे जीवन की आर्थिक क्रियाएं लिखे, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि मार्क्स राज्य की उत्पत्ति किसमें खोजता है? जीवन की भौतिक दशाओं में। भौतिक दशाओं का मतलब आर्थिक क्रियाओं में है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आप नाम याद रखना, भौतिकवाद ये मार्क्स के सिद्धांत का सार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत मार्क्स का है। भौतिक दशाओं में खोजता है जीवन राज्य की उत्पत्ति, मार्क्स खोजता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाप्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड देखिए क्या कह रहे हैं कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या होगा? ये बी आवश्यक है। अब आप इसको समझिए फ्रेंड्स,
मैंने कहा कि मार्क्स ने जो है वो विकास की 6 अवस्थाओं को बताया था। आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और 5वां था श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था, जिसको कि वो समाजवादी अवस्था भी कहते हैं, जिसको कि समाजवादी राज्य कहते हैं। उनका मानना है कि जब पूंजीवादी को उखाड़ करके मजदूर वर्ग जो है श्रमिकों की अधिनायकवाद की अवस्था स्थापित करेगा, तो उस समय राज्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य जो है उस समय भी आवश्यक रहेगा और राज्य को बनाए रखा जाएगा। क्यों बनाए रखा जाएगा? क्योंकि राज्य की शक्तियों का प्रयोग अब तक पूंजीपति वर्ग जो है वो मजदूरों के शोषण के लिए करता था। अब जो है मजदूरों को सत्ता मिली है तो वो राज्य की शक्तियों का प्रयोग पूंजीपतियों को शोषण करने के लिए करेगा, उनको समाप्त करने के लिए करेगा। और जब पूंजीपति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो राज्य को भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि तब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा। पूंजीपति को समाप्त कर दिया गया तो सारे वर्ग मिट गए। अब समाज में सब मजदूर होंगे, सब काम करेंगे, सब श्रमिक हो जाएंगे, तो ना तो समाज में कोई वर्ग रहेगा, ना ही कोई राज्य रहेगा। इस अवस्था को उसने कहा कि यह अवस्था जो है साम्यवादी अवस्था होगी। इसके पहले की अवस्था समाजवादी थी, अब जो है साम्यवादी अवस्था है। साम्यवादी अवस्था का गुण ये होगा कि ना तो इसमें राज्य होगा और ना ही कोई वर्ग होगा। तो मार्क्सवाद के अनुसार जो है समाजवादी राज्य में राज्य होगा और इसका प्रयोग धनिकों के शोषण के लिए होगा, पूंजीपतियों को समाप्त के लिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है अथवा किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। पहले विकल्प देख लेते हैं। ए भौतिक शक्तियों का, बी धार्मिक शक्तियों का, सी राजनीतिक शक्तियों का, डी भौतिक धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। तो फ्रेंड्स आप इसका उत्तर समझ ही गए होंगे, ए भौतिक शक्तियों का। फ्रेंड्स ऊपर बताया गया कि कार्ल मार्क्स मानता है कि इतिहास जो है वो किसकी उपज है, तो इतिहास जो है वो आर्थिक क्रियाओं या भौतिक शक्तियों का उपज है। आर्थिक नियतवाद आपको यही तो बताया गया कि इतिहास की घटनाएं जो हैं वो आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। तो इतिहास किसकी उपज है? इतिहास जो है वो भौतिक शक्तियों की उपज है। चाहे आर्थिक क्रियाओं का हो, चाहे भौतिक शक्तियों का हो, चाहे उत्पादन के साधन आए, तो ये सब चीज़ें आर्थिक तत्वों की ही व्याख्या करती हैं। तो वही प्रश्न लिखा गया फ्रेंड्स कि मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, किसकी उपज है? भौतिक शक्तियों का। अब उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। तो किन आधारों पर करता है? तो वो आर्थिक आधार पर करता है। अब आर्थिक आधार कहे चाहे भौतिक शक्तियाँ कहे, तो यहाँ भौतिक शक्तियाँ लिखा है तो आपका उत्तर भौतिक शक्तियाँ हो जाएगा। किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो भौतिक शक्तियों के आधार पर। इतिहास किसकी उपज है? भौतिक शक्तियों की उपज है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कार्ल मार्क्स ने या हाब्स ने? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। दोनों पर चर्चा हो चुकी है ऊपर कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहे या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत कहे, यह किसका है? कार्ल मार्क्स का है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या कहता है कि इतिहास जो है वो कुछ महान व्यक्तियों की देन नहीं है, बल्कि इतिहास की सभी घटनाएं जो हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र हैं। अपनी इसी आर्थिक व्याख्या के आधार पर जो है कार्ल मार्क्स ने कुल 6 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है और 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी है। तो यह जो है मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत था, या इसी को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं, या इसी को आर्थिक नियतिवाद कहते हैं। तो यह किसका सिद्धांत था? कार्ल मार्क्स का। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऊपर चर्चा हो गया, ये किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंधित है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समझा जा सकता है। इतिहास का सर्वोच्च लक्ष्य जो है भौतिक प्रगति है, या इतिहास जो है वो आर्थिक मानव की कहानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इतिहास आर्थिक व्याख्या या इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समझा जा सकता है।
यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ चारों विकल्पों में भौतिक जीवन दिया है, आर्थिक मानव की कहानी दिया है, सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक प्रगति दिया है। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट जो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है ये है कि इतिहास जो है वो क्या है, वो आर्थिक व्याख्या या इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समझा जा सकता है। मैंने अभी कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है कि इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र हैं। यानी इतिहास की जो हम व्याख्या करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, आर्थिक आधार पर करेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिकी तथा राजनीतिक संरचना को निर्धारित करती है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, व्यवहारवाद, संस्थावाद या क्रीड़ा सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स यह मानते हैं फ्रेंड्स कि इतिहास को निर्धारित करने में आर्थिक तत्वों का विशेष योगदान होता है और आर्थिक आधार ही, यानी जिसके पास धन संपत्ति होगी, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास उत्पादन के साधन होंगे, वो उसी आधार पर राजनीतिक संरचना को खड़ा कर लेगा। यानी कि आर्थिक आधार जो है वो मेन होता है और आर्थिक आधार के आधार पर ही राजनीतिक संरचना का निर्माण होता है और राजनीतिक संरचना के निर्माण के बाद जो वैचारिक विचारधारा उत्पन्न होती है वो भी आर्थिक आधार पर ही होती है। यानी कि आर्थिक आधार मेन होता है। जैसा आर्थिक आधार होगा, जैसा समाज का आर्थिक ढांचा होगा, उसी आर्थिक ढांचे के अनुसार वहाँ की राजनीतिक संरचना भी वैसी ही होगी और उसी आर्थिक ढांचे को सही करने के लिए वहाँ की विचारधाराएं भी होंगी। यानी कि आर्थिक आधार जो है वही वैचारिक और राजनीतिक संरचना को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर धनिकों का अधिकार होता है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन साधनों से वंचित हो जाता है तो दोनों में संघर्ष होते हैं। अब इस आर्थिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए राजनीतिक संरचना यानी राज्य की उत्पत्ति होती है और इसी तरह से विचारधारा बना दी जाती है कि सबको राज्य के नियमों का, आदेशों का पालन करना है। तो निर्धन वर्ग भी करेगा और धनिक वर्ग भी करेगा, लेकिन वास्तव में इस विचारधारा के माध्यम से धनिकों के हितों की ही रक्षा होगी, इस राज्य के माध्यम से धनिकों के हितों की ही रक्षा होगी और निर्धनों का शोषण होगा। तो आर्थिक आधार जो है वो वैचारिकी और राजनीतिक संरचना को निर्धारित करते हैं। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं और इसका संबंध किससे है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है। इतिहास धार्मिक मतभेद के जरिए निर्मित होता है। इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। इतिहास के निर्माण में युद्धों का योगदान होता है या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित होता है। फ्रेंड्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्स के विचारों का एक तरह से कहिए आप मूलाधार है। द्वंद्वात्मक प्रणाली जो है वो हीगल की थी और इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को मार्क्स ने हीगल से लिया और भौतिकवाद जो है वो फेयरबैक्स से लिया। यानी कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो वर्ड हैं, इसमें द्वंद्वात्मक प्रणाली जो है मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया और भौतिकवाद जो है वो फेयरबैक्स से ग्रहण किया। तो दो लोगों की विचारधारा को मार्क्स ने मिलाया और बनाया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो अगर प्रश्न पूछे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है तो ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है, ये कहता है कि समाज की जो प्रगति है वो सीधे रूप में ना होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। इसके 3 अंग होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद जो है फ्रेंड्स वो समाज की साधारण स्थिति है। वाद में अंतर विरोध पाया जाता है और अंतर विरोध के परिणाम स्वरूप ही प्रतिवाद की उत्पत्ति होती है। प्रतिवाद भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, कुछ समय के बाद इसमें भी अंतर विरोध चलने लगता है, यानी प्रतिवाद का भी प्रतिवाद निकल जाता है और जब दो प्रतिवाद मिलते हैं तो जो है वो उनके संयोग से संवाद की उत्पत्ति होता है। संवाद अपने आप में श्रेष्ठ अवस्था होती है, लेकिन अगर ये श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त की होगी तो फिर इसमें विरोध होगा और फिर से वाद प्रतिवाद संवाद चलेंगे और इसी तरह से समाज का विकास होगा। तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति थी जिसको कि मार्क्स ने अपनाया और उसने जो है समाज की विकास की अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया। आर्थिक जीवन में इसका प्रयोग करते हुए पूंजीवाद अवस्था को उसने वाद कहा, सर्वहारा वर्ग के न्यायिक तंत्र की अवस्था को उसने प्रतिवाद कहा और साम्यवाद की अवस्था को उसने समवाद कहा। उसने कहा पूंजीवाद अवस्था जो है वाद है, इसमें भी अंतर विरोध पाया जाता है।
पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवाद की उत्पत्ति होती है। प्रतिवाद क्या होगा? सर्वहारा वर्ग की अधिन्याय तंत्र की अवस्था आ जाएगी, और सर्वहारा वर्ग के अधिन्याय तंत्र में भी विरोध जो है खत्म नहीं होगा, वहां भी अंतर विरोध चलते रहेंगे। वहां अंतर विरोध किसके मध्य चलेंगे? पहले जो है पूंजीपति वह राज्य पर कब्जा करता था और राज्य की शक्तियों का प्रयोग मजदूरों के शोषण के लिए करता था। अब जो है राज्य पर मजदूरों का नियंत्रण होगा और उसकी शक्तियों का प्रयोग पूंजीपतियों के समाप्ति के लिए किया जाएगा। तो ये अवस्था कौन सी थी? सर्वहारा वर्ग की अधिनायक तंत्र की अवस्था थी। इसमें भी विरोध होते हैं पूंजीपति में और मजदूर वर्ग में। आगे चल कर के इस अंतर विरोध के द्वारा जो है प्रतिवाद का भी प्रतिवाद निकलता है, यानी दो प्रतिवादों के मिलने से तीसरा जो है संवाद की उत्पत्ति होती है, जिसको मार्क्स कहता है कि साम्यवादी अवस्था आएगी। यानी वाद पूंजीवाद, प्रतिवाद, इसके विरोध में कौन निकला? सर्वहारा वर्ग की अधिन्याय तंत्र की अवस्था। और इस प्रतिवाद के विरोध में कौन निकला? साम्यवादी अवस्था, जो कि समवाद है और ये श्रेष्ठ अवस्था है। तो वो कहता है कि इतिहास जो है इसी तरह से परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है निर्मित होता है। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ क्या बताया है कि इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? कि इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है, समाज के नेताओं द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, या उत्पादन की पद्धति जो है इतिहास की गति को निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्पादन की पद्धति जो है वो इतिहास की गति को निर्धारित करती है। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन वही है, बस केवल विकल्प को थोड़ा हेर फेर किया हुआ है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भौतिकवादी के माध्यम से मार्क्स यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास की जो प्रगति हुई है वो जो है उसमें आर्थिक तत्वों का योगदान था। तो इतिहास की आर्थिक तत्व में उत्पादन की प्रणाली आ जाएगी। तो चाहे आर्थिक तत्व कहे, चाहे उत्पादन की पद्धति कहे, और चाहे भौतिक वस्तुएं कहे या भौतिक संसाधन कहे, ये सब चीज़ें एक ही हैं। यानी उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति को निर्धारित करती है। यहाँ लिख सकता है आर्थिक क्रियाएं इतिहास की गति को निर्धारित करता है, भौतिक संसाधन इतिहास की गति को निर्धारित करते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, इसमें बाकी कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में से क्या था? हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की नकल था, हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था, दोनों था, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि बी, हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है वो मूल रूप से हेगल का है, और इस द्वंद्वात्मक सिद्धांत की नकल जो है वो मार्क्स ने की, और उसने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। लेकिन मार्क्स स्वयं ये कहता है कि मेरा सिद्धांत जो है वो हेगल की सिद्धांत का नकल नहीं है, बल्कि हेगल के सिद्धांत का उल्टा है। ये हेगल जो है अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में विचारों को महत्व देता है, लेकिन जबकि मार्क्स जो है वो विचारों को महत्व न देकर के भौतिक संसाधनों को महत्व देता है, आर्थिक क्रियाओं को महत्व देता है। तो कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो हेगल के सिद्धांत का उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक, रूसो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, मार्क्स। मार्क्स जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को खंडन करता है और ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई अधिकार थे ही नहीं। तो यहाँ बाकी जितने दिए हैं, लॉक, रूसो, एडम स्मिथ, सब प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, मार्क्स नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए, मार्क्स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसका है? हंट का है, लास्की का है, मैक्सी का है, लेनिन का है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह स्टेटमेंट जो है वो लास्की का है। लास्की ने मार्क्स के विषय में यह स्टेटमेंट दिया कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। यानी मार्क्स के पहले जो समाजवादी थे वो समाजवाद की कल्पना करते थे, लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में कोई
स्पष्ट विचार नहीं दे पाए थे। अब मार्क्स ने इसी समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान करके साम्यवाद के रूप में हमारे सामने रखा। तो उसी बात को लास्की ने लिखा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, उसे एक आंदोलन बना दिया। किसका स्टेटमेंट है? लास्की का है। किसके बारे में है? मार्क्स के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की? पॉवर्टी या फिलॉसफी, फिलॉसफी या पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रीजन एंड रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना जो है ये कार्ल मार्क्स ने की। इस पुस्तक को मार्क्स ने 1847 ईस्वी में लिखा। नीचे इसी से मिलता जुलता फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है, ये मार्क्स की पुस्तक नहीं, ये प्रोदा की पुस्तक है। तो आप याद रखिए पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि पूंजीवादी अत्याचार के विरुद्ध, पूंजीवादी उस व्यवस्था के खिलाफ श्रमिक जो है एक दिन एकजुट होंगे और एकजुट होने के बाद वो विद्रोह करेंगे, पूंजीवाद व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था स्थापित करेंगे। यानी श्रमिकों की तानाशाही का अवस्था जो है वो स्थापित करेंगे। तो वो अवस्था जो है उसमें श्रमिक लोग जो है वो शासन व्यवस्था पर कब्जा करेंगे और इन्हीं की तानाशाही चलेगी और इस तानाशाही के द्वारा पूंजीवादी जो तत्व बचे हुए हैं, जो पूंजीवाद के अंश समाज में है, उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। यही जो है श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत मार्क्स का है। ठीक है, अब इसी सिद्धांत को लेनिन ने थोड़ा सा चेंज किया। मार्क्स का विचार था कि पूंजीवाद की उन्नत अवस्था में संपूर्ण सर्वहारा वर्ग के अंदर जो है फ्रेंड्स वो वर्ग चेतना का संचार होगा और वो अपना विशाल व सुदृढ़ संगठन बनाकर पूंजीवादी वर्ग को धराशायी कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत लेनिन ने यह अनुभव किया कि संपूर्ण सर्वहारा वर्ग को सचेत और संगठित होने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। पूंजीपति कभी जो है श्रमिक नेताओं को तरह तरह का प्रलोभन दे करके, तो कभी जो है श्रमिक वर्ग को छोटी छोटी रियायतें दे करके क्रांति के मार्ग से उनको विमुख कर सकते हैं। इसीलिए लेनिन का विचार था कि क्रांति की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए सर्वहारा वर्ग के अधिक सचेत व्यक्ति जो हैं, जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अधिक समर्थ और समर्पित व्यक्ति हैं, ऐसे सदस्यों को आगे आना चाहिए और क्रांति की बागडोर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत मार्क्स ने देते हुए कहा था कि श्रमिकों के अंदर स्वयं चेतना आएगी, लेकिन लेनिन ने क्या कहा कि स्वयं चेतना आने में बहुत समय लग जाएगा और जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो आगे आए और श्रमिकों की क्रांति का जो है वो नेतृत्व करें। बात वही है, श्रमिकों की तानाशाही स्थापित करने की बात लेनिन भी कर रहे हैं, लेकिन इनके तरीके में मार्क्स के तरीके में थोड़ा सा अंतर है जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो मार्क्स के जो श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत था इसको सुपरिष्कृत किसने किया? लेनिन ने किया। अपनी किस पुस्तक में किया? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि समाजवादी निम्न में से किस पर जोर देते हैं? निजी संपत्ति पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक स्वतंत्रता पर या न्यायिक स्वतंत्रता पर? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, आर्थिक समानता। समाजवादी जो है वो आर्थिक समानता की बात करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आर्थिक रूप से सब समान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि साम्यवाद का विशिष्ट तत्व क्या है? धन और संपत्ति का समान वितरण, आय में समानता, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, सामाजिक समानता और न्याय। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। साम्यवाद या मार्क्सवाद क्या कहता है फ्रेंड्स? ये यही कहता है कि जब साम्यवाद की स्थापना होगी, जब साम्यवादी अवस्था आएगी तो उसमें समाज में न तो कोई वर्ग रहेगा न ही कोई राज्य रहेगा। उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, सभी लोग कार्य करेंगे, जो सक्षम है वो कार्य करेंगे। यानी उत्पादन के जो साधन हैं वो किसी व्यक्तिगत हाथ में नहीं होंगे बल्कि उस पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। तो उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व वही साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है। क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन व वर्ग विहीन समाज, उक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जो विकल्प दिया है वो सभी हो जाएगा, उक्त सभी। न्याय संगत समाज,
मार्क्सवाद मानते हैं कि न्याय संगत समाज वह होगा जिसमें कोई किसी का शोषण करने की स्थिति नहीं होगा, समाज के सब व्यक्ति बराबर होंगे। उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, यानी कि ऐसा समाज होगा जिसमें उत्पादन और वितरण जो है वो पूरे समाज पर के हाथों में होगा, ये किसी व्यक्ति के हाथों पर नहीं होगा। ऐसा समाज को वो स्थापित करना चाहते हैं जिसमें शोषण ना हो, यानी कोई वर्ग ना हो और ना ही कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में हो। तो ये वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, न्याय संगत का समाज उसी को मानते हैं वो। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं, उपरोक्त सभी जब विकल्प दे दिया तो इसका मतलब इसमें से तीनों सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? आधार एवं अधिसंरचना, राज्य की विलुप्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान। आधार और अधिसंरचना ये कार्ल मार्क्स का विचार है। राज्य की विलुप्ति का सिद्धांत कि राज्य एक दिन विलुप्त हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी कार्ल मार्क्स का है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आधार एवं अधिसंरचना क्या होती है। राज्य की विलुप्ति का सिद्धांत तो आपको चर्चा हो ही गई कि साम्यवादी अवस्था में राज्य नहीं होगा, न समाज में कोई वर्ग होगा, यही है राज्य विलुप्त हो जाएगा। तो राज्य की विलुप्त का सिद्धांत मार्क्स का है, इस पर चर्चा हो गई है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी आगे चर्चा होगी। तो ये तीनों सिद्धांत आप जानिए कि आधार, संरचना, राज्य की विलुप्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का है। इसके अलावा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत ये भी मार्क्स का है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये भी मार्क्स का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये भी मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? मार्क्स ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, माओ से तुंग ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के अंतर्गत यह कल्पना की कि साम्यवादी अवस्था जब आएगी तो राज्य जो है वो विलुप्त हो जाएगा, राज्य जो है विघटित हो जाएगा, राज्य जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो 39 का ए कार्ल मार्क्स सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित नहीं है? दी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दी होली फैमिली, दास कैपिटल। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। अभी ऊपर मैंने आपको चर्चा किया था कि दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये मार्क्स की पुस्तक है, दी होली फैमिली ये मार्क्स की है, दास कैपिटल मार्क्स की फेमस पुस्तक है, और दी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये प्रोधा की है। ये दोनों को ध्यान देखिएगा, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये बड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए आप इसको रट लीजिएगा अच्छे से कि द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये प्रोधा की है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये मार्क्स की है। तो द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है यह जो है मार्क्स की पुस्तक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। भारतीय विचारकों में जितने नाम दिए गए हैं उसमें से जयप्रकाश नारायण ऐसे थे जो मार्क्सवादी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स, समस्त मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं आर्थिक शक्तियों से निर्धारित होते हैं। किस विचारधारा से उपरोक्त वक्तव्य जो है वो संबंधित है? मार्क्सवाद से, व्यक्तिवाद से, आदर्शवाद से या फांसीवाद से? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ए मार्क्सवाद। मैंने जब आपको इतिहास की आर्थिक व्याख्या बताया यानी आर्थिक नियतवाद का सिद्धांत बताया तो मैंने आपसे क्या कहा कि इतिहास की सभी घटनाएं जो हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। इतना अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाएं आप समझ जाएंगे। ऊपर क्या लिखा है कि समस्त मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं आर्थिक शक्तियों से निर्धारित होते हैं। मार्क्स ये मानता है कि जो भी इतिहास में परिवर्तन होंगे वो किसी व्यक्ति के द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। किसी व्यक्ति की कहानी को हम इतिहास नहीं कह सकते हैं, बल्कि इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं उसमें आर्थिक शक्तियों का योगदान होता है, उसमें उत्पादन के साधनों का योगदान होता है, उसमें भौतिक तत्वों का योगदान होता है। तो उत्पादन के साधन, आर्थिक शक्तियां या भौतिक तत्व ये सब एक ही है। उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि समस्त मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं शक्तियों से निर्धारित होते हैं। किस विचारधारा से संबंधित है? तो मार्क्सवाद से है। और कहा जाए किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स से है। कौन सा सिद्धांत है मार्क्स का? इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए मार्क्सवाद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स
कि अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने, लेनिन ने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उसका उत्तर हो जाएगा ए, मार्क्स। मार्क्स के जो पूर्व जो समाजवादी थे, जैसे मैंने आप शुरुआत में ही चर्चा की, चाहे वो रॉबर्ट ओवन हो, चाहे वो चार्ल्स फोरियर हो, इन लोगों ने समाजवाद की तो व्याख्या की। उन्होंने सामाजिक विषमता की बात कही और समाज में न्यायपूर्ण वितरण की बात कही। लेकिन इस सामाजिक विषमता को कैसे दूर किया जाए, कौन सा सिद्धांत अपनाया जाए कि समाज में संपत्ति का जो है न्यायपूर्ण वितरण हो सके, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो उसी बात को इंगित करते हुए मार्क्स ने लिखा कि अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, केवल इन्होंने व्याख्या की है, लेकिन जबकि आवश्यकता है उसको बदलने की। केवल कहने से समाजवाद नहीं आ जाएगा, समाजवाद को बदलने के लिए ठोस सिद्धांत चाहिए हमको, जो उनके पास नहीं थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मार्क्स का यह स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए, मार्क्स सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की है, जबकि प्रमुख प्रश्न उसे परिवर्तित करने का है। उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अब देखिए, वहाँ उपरोक्त कथन किस व्यक्ति का है ये पूछा गया है इसके पहले वाले प्रश्न में, तो उत्तर हो जाएगा मार्क्स। और यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त कथन जो है किस विचारधारा से संबंधित है, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद। चाहे वैज्ञानिक समाजवाद कहो, चाहे साम्यवाद कहो, चाहे मार्क्सवाद कहो, सब चीज़ एक ही है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकता है। ऊपर वाली चीज़ नीचे आ सकती है विकल्प में, और विकल्प वाली चीज़ ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से आप देखते रहिए, इसको अच्छे से सुनते और समझते रहेंगे, बेस को थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आपको गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी, वैज्ञानिक समाजवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित थे फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से, या सभी से? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांस की क्रांति से। फ्रेंड्स, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत पर जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। तो उसका जो राज्य और क्रांति का सिद्धांत है किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स कि प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक अपने कार्य के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? ए, साम्यवादी व्यवस्था, बी, राष्ट्रवादी व्यवस्था, सी, पूंजीवादी व्यवस्था, डी, समाजवादी व्यवस्था? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी, समाजवादी व्यवस्था। फ्रेंड्स, मार्क्स ने जो है कुल 6 अवस्थाएं बताई, जिसमें से आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था आ चुकी है। 2 अवस्थाएं उसने बताई कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही की अवस्था ये आनी बाकी है और साम्यवादी अवस्था आनी बाकी है। तो उसने कहा कि जब जो है पूंजीवाद का अंत करके श्रमिक वर्ग की अधिनायकत्व की अवस्था आएगी, तो वो अवस्था जो है समाजवादी अवस्था होगी। उसको साम्यवाद उसने नहीं कहा, उसने कहा वो समाजवादी अवस्था होगी, जिसमें राज्य होगा और राज्य की शक्तियों का प्रयोग जो है पूंजीवादियों के विनाश के लिए किया जाएगा। तो उसने कहा कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर करते हुए उसने एक सूत्र दिया कि समाजवादी अवस्था और साम्यवादी अवस्था में क्या अंतर होगी। पहला अंतर तो यही होगा कि समाजवाद में राज्य होगा और साम्यवाद में राज्य नहीं होगा। दूसरा अंतर उसने बताया कि समाजवाद में जो सूत्र होगा कार्य करने का, उत्पादन करने का, उसमें उसने सूत्र बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, प्रत्येक अपने कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा, यानी क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी व्यक्ति की जितनी क्षमता है, ये 8 घंटे काम करने की है तो 8 घंटे काम करेगा और 8 घंटे की जो मजदूरी होती है उसकी वो ले जाएगा। यानी व्यक्ति जितना काम करेगा उतनी मजदूरी पाएगा। यह सूत्रवाद किसका है? समाजवादी व्यवस्था का। लेकिन उसने कहा कि जब साम्यवाद आ जाएगा तो यह सूत्र बदल जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य करेगा, लेकिन प्राप्त जो है वो अपने कार्य के अनुसार नहीं करेगा, बल्कि अपनी आवश्यकता के अनुसार करेगा। दोनों में मान्य अंतर है, ध्यान दीजिएगा। समाजवाद में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी 8 घंटे कार्य कर रहा है तो 8 घंटे जितनी मजदूरी होती है वो प्राप्त करेगा। और साम्यवाद में क्या होगा कि साम्यवाद में ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। यानी 8 घंटे कार्य करने की उसकी क्षमता है तो 8 घंटे कार्य करेगा, लेकिन उसको मिलेगा वो जो उसकी आवश्यकता है। यानी अगर उसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो 8 घंटे की मजदूरी से ज़्यादा भी उसको मिल जाएगी। अगर उसकी आवश्यकता कम है तो 8 घंटे काम करने के बाद भी उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार
और अपने कार्य के अनुसार प्राप्त करता है, जबकि साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। तो दोनों सूत्र यहाँ दे दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपने कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा। यह सूत्र जो है समाजवादी व्यवस्था से है, साम्यवाद से नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था से है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा साम्यवादी। अगर आवश्यकता आ जाए तो साम्यवाद, और अगर कार्य आ जाए तो वहाँ पर समाजवाद। यानी हर एक अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक अपनी कार्य के अनुसार समाजवाद, हर एक अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक अपनी आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद। ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है ऊपर ही। तो 47 का सी साम्यवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अब देखो उसी क्वेश्चन को नए तरीके से लिख दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया? फेबियन समाजवाद ने, वैज्ञानिक समाजवाद ने, आदर्शवाद ने या उदारवाद ने? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक समाजवाद ने। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। मैंने कहा ये किस व्यवस्था में पाई जाएगी? साम्यवाद में। साम्यवाद को हम किस नाम से जानते हैं? मार्क्सवाद के नाम से। या साम्यवाद को हम किस नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से। तो बात वही है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी, वैज्ञानिक समाजवाद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स। अब देखिए उसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से लिख दिया कि प्रत्येक को उसकी योग्यता तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार। यानी ये जो आर्थिक उपलब्धि है ये क्या कहलाएगी? राजनीतिक आर्थिक न्याय का दर्शन है, ये सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय का दर्शन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का दर्शन है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का दर्शन है। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, सामाजिक और आर्थिक न्याय का दर्शन है। मार्क्स जो ये कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था का जो सूत्र वाक्य होगा वो ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी अगर उसकी क्षमता जो है 8 ही घंटे काम करने की है लेकिन उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये किसको दर्शाता है? ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सामाजिक और आर्थिक न्याय को। यहाँ राजनीति वाले जितने हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिले, राजनीतिक व्यवस्था से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक दर्शन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया? एंजल्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो रचना है 1848 ईस्वी में हुई थी और इसको किसने किया था? कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर इसकी फ्रेंड्स विकल्प में अलग अलग दे दे, यानी एंजल्स भी दे दे, कार्ल मार्क्स दे दे, लेनिन दे दे, माओ दे दे, यानी ए और बी दोनों न दे, तो ऐसी स्थिति में बड़ा संदेह हो जाता है कि उत्तर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स अगर आपको एक ही चुनना होगा तो आप कार्ल मार्क्स की ही मारिएगा, जबकि यह रचना किसकी है? दोनों ने साथ मिलकर लिखी है। तो यहाँ स्पष्ट है, तो आपका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? 1848 में, 1856 में, 1860 में या 1810 में? तो फ्रेंड्स अभी चर्चा हुई कि 1848 में जो मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वो प्रकाशित हुआ। इसको जो है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दोनों मिलकर के लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ए 1848 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स कि मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आदि संरचना का अंग है? वर्ग, उत्पादन के साधन, दल या वैधानिक संस्थाएं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, वैधानिक संस्थाएं। फ्रेंड्स देखिए आधार और संरचना का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने दिया। ये ऊपर आ गया था, मैंने कहा था कि इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो अब यहीं से आप ध्यान समझिए, मार्क्स मानता है कि जैसे जो है समाज की संरचना है, जैसे कि भवन है, भवन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक आधार होता है, एक उसके ऊपरी का ढांचा होता है। तो आधार और ऊपरी जो ढांचा है उसको उसने कहा कि ऊपरी का ढांचा को उसने कहा अधिरचना और नीचे नींव को उसने कहा आधार। तो वो कहता है कि समाज की संरचना के अंतर्गत जो है आधार और अधिरचना, इसके अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसके अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। उसने कहा कि समाज की जो संरचना है उसका आधार जो होता है वो होता है आर्थिक क्रियाएं, यानी उत्पादन के साधन, ये जो है उसके आधार हैं।
और जो अधिरचना होती है वो कानूनी और राजनीतिक जो संरचना होती है, जो कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जो कानूनी और नैतिक संस्थाएं होती हैं, ये इसके अधिरचना का निर्माण करती हैं। तो उत्पादन के साधन जो है फ्रेंड्स इसमें जो है वो आधार हो जाएगा। अब वैधानिक संस्थाएं हो, चाहे कानूनी संस्थाएं यहाँ दिया होता, चाहे राजनीतिक संस्थाएं दिया होता, या धार्मिक एवं नैतिक संस्थाएं दिया होता, ये सब जो है अधिसंरचना में आ जाएंगी। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? तो वैधानिक संस्थाएं जो है वो अधिसंरचना का अंग है। क्वेश्चन नंबर 52 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स कि मार्क्स ने रूपक आधार अधिसंरचना में आधार का अर्थ क्या बताया। देखो, ऊपर अधिसंरचना का अर्थ पूछा था और नीचे आधार का अर्थ क्या बताया। तो वैधानिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध, प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आधार में उत्पादन की शक्तियां आ जाएंगी, आर्थिक क्रियाएं आ जाएंगी, ये जो है आधार में आएंगे। वैधानिक और राजनीतिक संरचनाएं जो है वो अधिसंरचना में आ जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध, ये जो है आधार में आ जाएंगे। आधार ही पूछ रहा है। अगर यहाँ अधिसंरचना पूछता तो आपका विकल्प ए सही हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स कि ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास के निमित्त अभीष्ट अवस्था है, यह किस समाज का प्रमाण चिन्ह है? पूंजीवादी समाज, साम्यवादी समाज, सामंतवादी समाज या अधिनायकवादी समाज? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, साम्यवादी समाज। प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास के निमित्त अभीष्ट है, यानी सबके स्वतंत्र विकास के लिए होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास अपने आप हो जाएगा, यानी समाज का विकास होना चाहिए। और तो समाज के विकास की बात कौन करता है कि समाज का विकास के साथ ही सबका विकास होगा? ये साम्यवादी व्यवस्था करती है। तो उत्तर आपका 54 का बी, साम्यवादी समाज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स कि कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? उदारवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मार्क्सवाद। तो फ्रेंड्स देखिए, उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, ये तीनों जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन में राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, किसी न किसी रूप में राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। केवल मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा है जो राज्य की भूमिका को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती है। उसका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक शक्तियों की भूमिका होती है, राज्य की भूमिका नहीं होती है। राज्य तो केवल पूंजीपतियों के लिए एक शोषण का साधन है और इसीलिए वो राज्य को नष्ट करने के पक्ष में है। तो कौन सा विचारधारा है जो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? तो मार्क्सवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का सी सही है। फ्रेंड्स देखिए, कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें जो है इससे पूछे जाने वाले जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों पार्ट आप जब देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं सब कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद रहेगी कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो पहला पार्ट आप देख लिए हैं, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा, उसको भी आप देख लेंगे, आपका ये कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज के वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।